नमस्कार। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान सेकेंड हमारे अतीत फर्स्ट दिनांक 5/10/2020 अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य के अंतर्गत कल हमने नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में हमने पढ़ा था। इस अभिलेख में उल्लिखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र में दिखाया गया है, ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए गए? जैसे राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में प्रस्तुत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। जैसे राजा महाराजाओं के द्वारा भूमि जो दान में दी जाती तो तांबा पत्र किए जाते थे। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? ये चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की भेड़ें बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, वो भी चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अनागार, मछलियों के तालाब और मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें जिसे वो भूमि मिलती है। ये इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वो पक्की ईंटों से बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बना सकता है। उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेक में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और हम उसको देख सकते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्लड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्लड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न व शासकों इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न अक्सर शासकों उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाया है। इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युग। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का कोई क्षेत्र विशेष था। दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। जैसे एक विशेष रूप से
वांछनीय क्षेत्र था। गंगा घाटी में कन्नौज नगर गुर्जर प्रथा राष्ट्रकूट पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण के लिए आपस में वो लड़ते रहे। चूंकि लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसे हम देखेंगे कि पृष्ठ 65 से 66 शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, जो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे और कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। और आपने देखा होगा अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वो लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ के मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च करता था। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल-बुरनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बुरनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं के चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। अजमेर और दिल्ली अजमेर चौहान शासक करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रहण वालों से टक्कर लेनी पड़ी। और चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। सन 1168 से 1192 तक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1191 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1992 में पृथ्वीराज चौहान हारा था। पृथ्वीराज चौहान एक प्रतापी शासक और उसने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। और पृथ्वीराज चौहान ने सन 1191 में अफगान शासक मोहम्मद गोरी को परास्त किया। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 17 बार उसको हराया था। और इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का
पृथ्वीराज चौहान का दूसरे राजाओं ने उसका सहयोग नहीं किया, इसलिए कन्नौज का शासक जयचंद ने भी उसके साथ सहयोग नहीं किया और सन 1192 में मुगल गोली से पृथ्वीराज चौहान हार गया था।